सो हाय, वेलकम बैक वंस अगेन माय रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स। जो नए व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं उनके साथ मैं अपना परिचय कर लेता हूं। मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूं इंग्लिश मीडियम से। इस तैयारी के दौरान कोचिंग में जो क्लास नोट्स तैयार करवाया जाता है मुझे, वो मैं आप लोगों के साथ हूबहू शेयर करूंगा। मैं प्रत्येक सब्जेक्ट बिल्कुल सीक्वेंस में शेयर करूंगा ताकि जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर कुछ समय बाद तैयारी शुरू करना चाहते हैं उसे ये आइडिया मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसके थ्रू। सॉरी फ्रेंड्स, मैं कोचिंग का नाम शेयर नहीं कर सकता ताकि फ्यूचर में कोचिंग वाले की तरफ से कोई एक्शन न लिया जाए। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि भारत में दो सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है जिससे कि हर बार टॉप 100 में सबसे ज़्यादा रैंकर्स होते हैं। इन्हीं दो कोचिंग में से एक कोचिंग में मैं स्टडी करता हूँ। ये शुरू का इंट्रोडक्शन मैं हर वीडियो में ऐड कर दूंगा जो सेम ही रहेगा, जिससे कि नए व्यूअर को ये पता चल पाएगा कि क्या मामला इधर चल रहा है। तो जो न्यू फ्रेंड्स हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? अर्थ सरफेस पे जो चेंजेस देखने को मिलता है। चेंजेस मतलब कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे वाटर बॉडी है। इस टाइप के जो चेंजेस होते हैं, इस चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? शुरू में जब अर्थ बना था ये तो स्फेरिकल था, रॉक का बना हुआ स्फेयर था, है ना। लेकिन फिर यहाँ पहाड़, पठार, मैदान, वाटर बॉडी ये कैसे बना? इन सब चीज़ों का स्टडी हम जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर करते हैं। ये सभी जो चेंजेस देखने को मिलता है, इन सभी चेंज के लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। और जियोमॉर्फिक प्रोसेस दो फोर्स के कारण होता है। एक होता है इंडोजेनिक फोर्स, दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो कि अर्थ सरफेस के अंदर से अर्थ सरफेस पे लगता है और उसके कारण हमें चेंजेस देखने को मिलता है। और एक्सोजेनिक फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो अर्थ सरफेस के बाहर से अर्थ सरफेस पे लगता है और उसके कारण हमें चेंजेस देखने को मिलता है। तो इंडोजेनिक फोर्स हमने पीछे के वीडियो में स्टडी कर लिया। अगर आप 1 बाय 1 करके वॉच कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि हमने बहुत डिटेल में उसे समझा, बहुत डीप में जाके समझा। इंडोजेनिक फोर्स में हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, सुनामी के बारे में पढ़ा, वोल्केनिज्म, टाइप ऑफ इंडोजेनिक फोर्स, सुनामी, ये सारी चीजें पढ़ा। अगर आपने पीछे का वीडियो वॉच नहीं किया तो आप 1 बाय 1 करके वॉच कर सकते हैं। अभी हम एक्सोजेनिक फोर्स देख रहे हैं। तो एक्सोजेनिक फोर्स के लिए जो एजेंट होता है वो सभी एजेंट लिखा हुआ है। हालांकि ये सब हमने स्टडी कर लिया है। ये अर्थ सरफेस पे बाहर से लगता है। और एक्सोजेनिक फोर्स आर आल्सो कॉल्ड एज लेवलिंग फोर्स। ये लेवलिंग फोर्स होता है। एक्सोजेनिक फोर्स परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ ग्रेडेशन। ये सब चीजें हम देख चुके हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार लिंक ट्रैक पे लाने के लिए मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं। ग्रेडेशन का प्रोसेस शो करता है। ग्रेडेशन मतलब या तो एग्रेडेशन या डिग्रेडेशन। एग्रेडेशन मतलब डिप्रेशन का भरना, डिग्रेडेशन मतलब एलिवेशन का कम होना, मतलब टूट फूट करके नीचे आना, है ना। डिग्रेड होना, ब्रेक डाउन ऑफ रॉकी मटेरियल। जब ये ब्रेक होता है तो ये नीचे आता है और नीचे आके फिर ये लो लेइंग एरिया में आके यहाँ भरता है। तो इसीलिए हम एक्सोजेनिक फोर्स को लेवलिंग फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेडेशन का प्रोसेस जो होता है, आगे वाले पेज पे आइए, फिर हम ले चलेंगे वहां पे जहां पे हमने छोड़ा था पिछले क्लास में। हम केमिकल वेदरिंग देखेंगे। तो ये प्रोसेस ऑफ ग्रेडेशन जो होता है ना, ये 3 सब प्रोसेस शो करता है। पहला होता है वेदरिंग, ब्रेक डाउन ऑफ रॉकी मटेरियल, एलिवेटेड रीजन कहने का मतलब। उसके बाद मास वेस्टिंग, वो जो ब्रेक मलबा होगा, वो डेब्रिस होगा, ब्रेक होने के बाद वो क्या होगा, फिर नीचे गिरेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, लो लेइंग एरिया में आएगा, फुट हिल्स के पास, पहाड़ के, मास वेस्टिंग। उसके बाद वहां के बाद क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जब नीचे आएगा लो लेइंग एरिया में तो फिर जहां डिप्रेशन होगा उस रीजन में जाके वो फैल जाएगा और डिप्रेशन को भरने का काम करेगा। तो वो प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन होगा उसके बाद, मास वेस्टिंग के बाद। तो आइए हम देखते हैं वेदरिंग। वेदरिंग में हमने ये सारी चीजें हमने देख लिया था पीछे के लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वहां देख सकते हैं, मैं फिर से इसे नहीं समझा रहा। वेदरिंग में हमने देखा था 2 तरीके का होता है। फिजिकल वेदरिंग जिसे हम मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं, और दूसरा केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग आज हम देखेंगे क्योंकि फिजिकल वेदरिंग हमने ये सभी टाइप पीछे के लेक्चर में पढ़ लिया, ठीक है। तो आइए केमिकल वेदरिंग पे ले चलते हैं आपको। यहां से है केमिकल वेदरिंग। तो देखिए वेदरिंग का मतलब क्या होता है? वेदरिंग का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। जो टूटे फूटेगा एलिवेटेड रीजन, चाहे जो भी फैक्टर हो, उसके कारण जो ब्रेकडाउन ऑफ रॉक होगा उसी को हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। तो केमिकल वेदरिंग मतलब केमिकल वेदरिंग जो सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोलाइसिस, चिलेशन, ये सभी जो है इसमें क्या होगा, रॉक ब्रेक होगा। क्योंकि हम वेदरिंग पढ़ रहे हैं ना, तो इस तरीके से जो रॉक ब्रेक होगा तो उसको हम केमिकल वेदरिंग कहेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, द हार्ड रॉकी मटेरियल ऑन मेल्टिंग विथ वाटर टर्न्स इनटू लिक्विड ड्यू टू डिसॉल्विंग।
जो हार्ड रॉकी मटेरियल है क्या होगा, वाटर में डिजोल्व होगा तो क्या होगा, ब्रेक डाउन ही तो हुआ। हार्ड रॉकी मटेरियल ब्रेक होके क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। कुछ रॉक वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन रॉक आर सॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ लाइमस्टोन जो रॉक है इस ये क्या हुआ, डिजोल्व हुआ, मतलब ब्रेक डाउन हुआ इसका। तो इस तरह के वेदरिंग को हम क्या कहेंगे, केमिकल वेदरिंग कहेंगे। अगला है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या है, इसको समझते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द आयरन रिच रॉक टर्न्स इनटू आयरन ऑक्साइड दैट इज रस्टिंग। If the rock turns into rust, it is easily erodible. Such type of disintegration of rock is called as oxidation. अब रॉक क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स होता है। अगर कोई रॉक आयरन रिच है, उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या करेगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं, रस्टिंग, है ना। और कहीं पे आयरन में जंग लग जाता है तो क्या होता है, वो आसानी से वहां से टूट जाता है। तो उसी तरीके से अगर आयरन ऑक्साइड बनाएगा वो रॉक एयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके, तो वो आसानी से क्या होगा, वहां से ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह के ब्रेकडाउन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो इसमें भी रॉक क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो वेदरिंग में क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ही तो होता है। वही लिखा हुआ, एज रॉक इज एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स, लेट अस सपोज मिनरल्स ऑफ Fe, मतलब आयरन इज प्रेजेंट इन द रॉक। और आयरन मिनरल्स होगा तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। तो रस्ट क्या होगा फिर, इफ द रॉक टर्न्स इनटू रस्ट इट इज इजिली इरोडेबल, ये आसानी से क्या हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, वहां से हट जाएगा। अगला है हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलोसिस। हाइड्रेशन और हाइड्रोलोसिस में हम देखेंगे, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, हाइड्रोलोसिस का प्रोसेस क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर सम ऑफ द साल्ट मिनरल्स गेट रिएक्टेड विद द वाटर एंड फॉर्म न्यू बॉन्ड विच इज मोर स्ट्रोंगर देन द ओल्ड बॉन्ड। देयरफॉर रॉक इज सक्सेप्टेबल फॉर, वल्नरेबल फॉर या मोर प्रोन फॉर, कोई एक लिखेंगे, ब्रेकिंग। सच ब्रेकिंग इज कॉल्ड एज हाइड्रोलोसिस, केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक। अब इसमें क्या होता है कि रॉक क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स होता है। कुछ मिनरल्स, साल्ट मिनरल्स जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके जो पहले से जो उसका बॉन्ड होता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना लेता है। जैसे NaCl साल्ट मिनरल है, रॉक के अंदर होता है, तो ये वाटर से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा। या MgCl वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, MgOH बनाएगा। CaCl H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो CaOH बनाएगा, ठीक है। तो ये पहले से जो इसका बॉन्ड है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है। पहले वाला बॉन्ड, किसी भी रिएक्शन में पहले वाला बॉन्ड बनता टूटता है और नया बॉन्ड बनता है। तो नया कंपाउंड अगर स्ट्रॉन्गर होता है तो वही सर्वाइव करना चाहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नया बॉन्ड बनेगा। तो जब वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है तो क्या होता है कि पहले वाला बॉन्ड टूट जाता है, तो ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद नया कंपाउंड बनेगा। उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलोसिस बोलते हैं। इसी को केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक भी कहते हैं। ये केमिकल वेदरिंग का ही तो एक टाइप है, हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन। अगला है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ऑन मेल्टिंग विथ वाटर सम ऑफ द मिनरल्स एब्जॉर्ब वाटर एंड इंक्रीज देयर फिजिकल साइज इन ऑर्डर टू एकोमोडेट दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट रॉक। अब क्या कर रहा है, कुछ मिनरल्स जो होता है रॉक के, वो जब वाटर एब्जॉर्ब करता है तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। मतलब साइज बड़ा होगा, पहले से वो कम जगह में एडजस्ट किया हुआ था, बढ़िया से कॉम्पैक्टेड था, और जब वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वो फूल जाएगा। तो फूल जाएगा तो धक्का मुक्की होगा, अंदर में रॉक जो पार्टिकल होगा पहले से, तो जगह कम है और धक्का मुक्की करेगा, फूलेगा तो क्या करेगा, वो बाहर टूट के गिर जाएगा। तो इस तरह का जो वेदरिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन बोलेंगे। कहाँ तक हमने देखा, हाँ, पेरेंट रॉक से वो टूट करके गिर जाएगा। सच टाइप ऑफ डिसइंटीग्रेशन और डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। इस टाइप के डिसइंटीग्रेशन या डिकम्पोजिशन को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। आइए अगला क्या है वो देखते हैं। केमिकल वेदरिंग का अगला टाइप है चिलेशन। इसमें देखते हैं रॉक किस तरह से ब्रेक होता है। चिलेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच द शेडेड लीव्स ऑफ द प्लांट व्हाइल अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन रिलीजेज सर्टेन एसिड्स। कह रहा है कि शेडेड लीव मतलब टूटी हुई पत्तियां जब ग्राउंड पे जमीन पे गिरेगा और वह सड़ेगा, गलेगा, तो क्या करता है, रिलीज सर्टेन एसिड्स, कुछ एसिड रिलीज करता है। दीज एसिड आर कॉल्ड एज चिलेट्स। इस एसिड को हम क्या कहते हैं, चिलेट्स कहते हैं। जैसे ये पैर वृक्ष है, इसके पत्ते गिरेंगे यहाँ पे, सड़ेगा तो क्या होगा, एसिड रिलीज करता है, जिसको हम चिलेट्स बोलते हैं। दीज एसिड्स डिकम्पोजेज द रॉक। ये एसिड क्या करता है, जो मिट्टी में रॉक होता है ना, रॉक पार्टिकल, उसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है। रॉक प्रेजेंट इन द सॉइल
सच अ डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड एज चिलेशन। इसी डिकम्पोजिशन को हम क्या कहते हैं, चिलेशन कहते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ, रॉक डिकम्पोज हुआ, ब्रेक हुआ। चिलेशन इज नॉर्मली टेक्स प्लेस ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल के ऊपरी परत पे चिलेशन देखने को मिलता है, जिसमें रॉक इस तरीके से ब्रेक होता है। किसके कारण, जो पत्ते सड़ते गलते हैं, वो जो एसिड रिलीज करेगा सड़ने गलने के बाद, उस एसिड के कारण ब्रेक होता है। मास वेस्टिंग, हमने वेदरिंग देख लिया। वेदरिंग के बाद क्या है, मास वेस्टिंग। मतलब जो ग्रेडेशन का प्रोसेस होता है वो कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप में, वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। तो अगला है हमारा मास वेस्टिंग। हमने वेदरिंग देख लिया। वेदरिंग में फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग के सारे टाइप देखे, केमिकल वेदरिंग के सारे टाइप हमने देख लिया। अब हम देखेंगे मास वेस्टिंग। यहां तक हमारा क्या था, वेदरिंग था, जिसमें फिजिकल और केमिकल, हमने फिजिकल पिछले लेक्चर में देखा, केमिकल आज वाले लेक्चर में हम अभी तक ने कंप्लीट कर लिया। अब मास वेस्टिंग देखते हैं। मास वेस्टिंग क्या है, मास वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द वेदर्ड रॉकी मटेरियल फ्रॉम द टॉप ऑफ द एलिवेटेड एरियाज टू द ग्राउंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। वेदरिंग में हमने देखा कि रॉक टूटता कैसे है, और वो टूटा हुआ जो रॉक होगा ना, मलबा होगा ना, डेब्रिस होगा ना, वो क्या होगा, जो एलिवेटेड रीजन से नीचे गिरेगा, है ना, ग्राउंड पे गिरेगा, लो लेइंग एरिया में गिरेगा डायरेक्ट वहां से। किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इसी को हम क्या बोलते हैं, मास वेस्टिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल में लैंडस्लाइड, एवलांचेज। ये लैंडस्लाइड क्या है, एवलांचेज क्या है, ये हम आगे देखेंगे। अब आगे क्या है, टाइप ऑफ मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग के टाइप, स्लो मास वेस्टिंग और रैपिड मास वेस्टिंग। आगे रैपिड मास वेस्टिंग को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो रैपिड मास वेस्टिंग में क्या लिखा हुआ है, इफ द डेब्रिस और द वेदर्ड रॉकी मटेरियल इज स्लाइडिंग अलोंग द स्लोप ऑफ द माउंटेन एट वंस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड रैपिड मास वेस्टिंग। डेब्रिस मतलब मलबा, जो ब्रोकन रॉक होगा, टूटा हुआ जो चट्टान होगा, पहाड़ होगा, या उसको हम क्या कहेंगे, मलबा कहेंगे, है ना, इंग्लिश में उसी को डेब्रिस कहते हैं। और द वेदर रॉकी मटेरियल, जब वो पहाड़ के स्लोप के अलोंग लो लेइंग एरिया में ही आएगा ना, तो किसके कारण आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ उसको खींचा जाता है। अगर वो अचानक से एकाएक से बहुत तेजी में सभी डेब्रिस और वेदर रॉकी मटेरियल गिरे, तो उसको बोलते हैं रैपिड मास वेस्टिंग। एग्जाम्पल लैंडस्लाइड, एवलांच। अब एवलांच क्या है, ये यहाँ पे हमें डाउट था तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख लिया। आगे पूछा भी, वो डिफाइन भी किया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए। स्लो मास वेस्टिंग, स्लो मास वेस्टिंग 2 तरह के होते हैं, सॉइल क्रीप और सॉलिफ्लक्शन। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये एलिवेटेड रीजन है, मान लीजिए ये पहाड़ है, यहाँ पे बारिश हुई, यहाँ पे बारिश होने के बाद जो इसका सरफेस है वो वाटर एब्जॉर्ब किया, वाटर एब्जॉर्ब करके इसके नीचे जो है जो मिट्टी है वो क्या हो गया, सेचुरेट हो गया। सेचुरेटेड कहने का मतलब क्या है, दैट मीन्स सेचुरेशन का मतलब हुआ दैट मीन्स सॉइल टर्न इनटू मड। किस में कन्वर्ट हो गया, मड में, मतलब कीचड़ में। सॉइल क्रीप मतलब व्हेन द रेन वाटर इंटर्स इनटू द टॉप सॉइल, जब रेन वाटर टॉप सॉइल में इंटर करेगा अंदर, तो क्या होता है, द सॉइल गेट सेचुरेटेड, वो सेचुरेट हो जाता है। सेचुरेट होने का मतलब मड में कन्वर्ट हो जाता है, पानी पी के फूल जाता है अंदर, कीचड़ में कन्वर्ट हो जाता है। और यही जब धीरे धीरे ये नीचे की तरफ आएगा ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्लो मास वेस्टिंग। ये अंदर जब मड में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, ये धीरे धीरे अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, ढलान की तरफ फिसलेगा। तो यहाँ जो घर बना है धीरे धीरे वो टेढ़ा होता जाएगा, जो पोल होगा, बिजली का खंभा, वो धीरे धीरे टेढ़ा होता दिखाई देगा। तो आइए अगले पेज पे, इसको डिफाइंड भी किया गया है, ये डायग्राम बना के समझाया गया था, तो मैंने समझाते टाइम भी लिख लिया थोड़ा बहुत। सॉइल क्रीप वही डिफाइंड किया गया है, देखिए। सॉइल क्रीप नॉर्मली फाउंड अलोंग द टॉप ऑफ द माउंटेन, द टॉप सॉइल विल बी स्लाइडिंग वेरी स्लोली ड्यू टू सेचुरेशन ऑफ द सॉइल विथ वाटर, इट इज ड्यू टू वाटर, ये वाटर के कारण होता है। अगला टाइप है स्लो मास वेस्टिंग का, सॉलिफ्लक्शन। सॉलिफ्लक्शन इज नथिंग बट द सॉइल क्रीप इन द कोल्ड रीजन। ये भी सॉइल क्रीप ही है, लेकिन ये कोल्ड रीजन में होता है और ये बर्फ के कारण होता है। वहां पे हमने देखा वाटर के कारण वो सेचुरेट हो जाता है, इनर लेयर मतलब मड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ जो वाटर एब्जॉर्ब होगा ना अंदर, क्या होगा, वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, मड में कन्वर्ट ना होकर के बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके कारण ये जो ऊपर वाला लेयर होता है वह धीरे धीरे फिसलने लगता है। आइस फॉर्म इन दिस लेयर, मतलब अंदर वाले लेयर में थोड़ा अंदर जाके जो पानी एब्जॉर्ब होगा वहाँ पे ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, ठंडा होने के कारण, ठंडे रीजन में। और व्हेन वाटर फ्रीज द लेयर स्लाइड, ये लेयर क्या होता है, स्लाइड होने लगता है, मतलब धीरे धीरे फिसलने लगता है। अगला है, हमने देख लिया वेस्टिंग भी देख लिया, मास वेस्टिंग। अगला है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ग्रेडेशन का
थर्ड पार्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं क्या है। ट्रांसपोर्टेशन में लिखा हुआ है व्हेन द एजेंट लाइक रनिंग वाटर और फास्ट ब्लोइंग विंड आर कैरिंग अवे द मास वेस्टेड डेब्रिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयर एवर द ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप इट इज कॉल्ड डिपोजिशन। कह रहा है कि अगर रनिंग वाटर के कारण या फास्ट ब्लोइंग विंड के कारण जो मास वेस्टेड होगा, जो वहाँ से पहाड़ से टूट करके जो डेब्रिस या टूटे फूटे पहाड़ के पार्टिकल वो नीचे गिरेगा, वो चाहे तो रेन वाटर के कारण या फास्ट ब्लोइंग विंड के कारण लो लेइंग एरिया में जाएगा। लो लेइंग एरिया में जहाँ डिप्रेशन होगा वहाँ भरने का काम करेगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। वेयर एवर द ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप इट इज कॉल्ड डिपोजिशन। जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन। मतलब जो रॉकी मटेरियल या डेब्रिस जो भी हवा में या पानी में बह के जाएगा, जहाँ पे वो छोड़ देगा उसको, वहाँ पे क्या करेगा, डिपोजिट कर देगा, मतलब वहाँ पे जमा कर देगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से टूटा फूटा ये यहाँ पे गिरा मलबा, और यहाँ से क्या होगा, चाहे तो रेन वाटर के कारण या रिवर वाटर के कारण ये क्या आएगा, लो लेइंग एरिया में आएगा जिधर ढलान होगा, तो ये ट्रांसपोर्ट होगा एक जगह से दूसरे जगह। यहाँ तक ट्रांसपोर्ट हुआ लो लेइंग एरिया में, यहाँ पे जमा हो गया तो इसी को यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, है ना, यहाँ पे जमा हो जाएगा सभी, इसी को क्या कहेंगे, डिपोजिशन कहेंगे। मास वेस्टेड डेब्रिस यहाँ से यहाँ आया ट्रांसपोर्टेशन और यहाँ पे जमा हो गया, इसको डिपोजिशन। यहाँ पे रुक जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, वही लिखा हुआ है। अगला है द फ्लो ऑफ डेब्रिस इन द फॉर्म ऑफ मड, को हम क्या कहते हैं, मड फ्लो कहते हैं। ऑल ऑफ सडन डेब्रिस स्लाइडिंग को हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। जो मलबा अगर अचानक से जो भी टूटे फूटे रॉक होगा अगर वो अचानक से एक साथ स्लाइड करे तो उसको हम क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड कहते हैं। स्लाइडिंग ऑफ रॉक को हम क्या कहते हैं, रॉक स्लाइड कहते हैं। और स्लाइड ऑफ आइस को हम एवलांच कहते हैं। पीछे एवलांच बताया था ना, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइडिंग ऑफ आइस। अगर आइस एक साथ फिसलता है तो उसको हम एवलांच बोलेंगे। अब कहेंगे आइस जो हम बर्फ खाते हैं वो एक छोटा सा टुकड़ा नहीं फिसलेगा। पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं, ठंडे रीजन में, वहाँ पे क्या होता है कि एक साथ बहुत ज़्यादा बर्फ एक साथ फिसलता है ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे कि आप बाहुबली मूवी में भी देखे होंगे कि एक सीन है ना जिसमें कि वो एक पहाड़ी क्षेत्र में वहाँ पे जो हमला होता है तो वो क्या करता है, उधर से लगता है पहाड़ टूट करके फिसल रहा है, बहुत ज्यादा तूफान की तरह आ रहा है बर्फ का, तो वो हीरो क्या करता है, एक पत्तल पे हीरोइन को बैठाता है, धक्का मारते मारते ले जाता है, वो फिसलते जाता है क्योंकि लो लेइंग एरिया में ढलान की तरफ, और वो एक बीच में गैप होता है, खाई में न गिर कर अगले साइड अगले बर्फ के पहाड़ पे वो कूद जाता है। तो पीछे से जो बर्फ देखते हैं किस तरीके से बर्फ एकाएक से बहुत ज़्यादा तूफान की तरफ बर्फ का तूफान आता है, आइस शीट कैसे फिसलता है, उसी टाइप से होता है, उसी को हम एवलांच बोलेंगे। सडन स्लिप ऑफ आइस शीट अलोंग द स्लोप ऑफ द माउंटेन को हम क्या बोलते हैं, एवलांच बोलते हैं। वही यहाँ पे डिफाइन करके लिखा गया है। अगला है ह्यूज मड फ्लो। ह्यूज मड फ्लो को हम कहते हैं अर्थ फ्लो। और ये मड जो होगा क्या होगा, उसमें क्या क्या होता है, वाटर प्लस डेब्रिस। डेब्रिस मतलब जो मलबा होगा, मड, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट। डेब्रिस में क्या क्या हो सकता है, मड हो सकता है, सैंड हो सकता है, ग्रेवल हो सकता है, सिल्ट हो सकता है। ये वाटर के साथ मिक्स होकर के जब बहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्थ फ्लो कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा एक्सोजेनिक फोर्स था। एक्सोजेनिक फोर्स खत्म हो गया। आगे जो है इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ को हम एक लेक्चर में खत्म कर लेंगे। इंटीरियर ऑफ अर्थ एक लेक्चर लग जाएगा, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी तक हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और इंटीरियर ऑफ अर्थ हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो हमने जियोमॉर्फोलॉजी में इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स दोनों कंप्लीट कर लिया। आप लोगों को उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आप डिक्टेशन इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें से कोई भी टर्म आपको समझ में नहीं आया तो आप जो यूट्यूब कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, जो भी लिखाया हुआ था मैंने अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपको कितना समझ में आया आप कमेंट करके बता सकते हैं, बताना चाहे तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए अगर किन्हीं को ज़रूरत हो तब, है ना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, कोशिश करूंगा बहुत ही जल्द मिलने का। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।